हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में। तो इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास इंटीग्रल के अंदर अननोन फंक्शन आ जाए उसे हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। जैसा कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कोई होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या है, अननोन फंक्शन y जो है वो इंटीग्रल के अंदर आ गया है। y x का फंक्शन है एंड वो डिफरेंशियल के अंदर आ गया है। जैसा कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लीजिए dy by dx is equals to 4। तो यहाँ पर y क्या है, फंक्शन ऑफ x है एंड हमें फाइंड करना है वो किस तरीके का फंक्शन है, वो किस तरीके से गिवन होगा। तो यहाँ पर अननोन फंक्शन है एंड उसे फाइंड कर रहे हैं, वो डिफरेंशियल के अंदर है, इसलिए हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर अननोन फंक्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए यूएक्स हमारा अननोन फंक्शन है जो हमें फाइंड करना है, वो हमारा इंटीग्रल के अंदर आ रहा है, तब हम उसे कहेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। एंड ये जो है हमारी जनरल फॉर्म है इंटीग्रल इक्वेशन की। यहाँ पर यूएक्स हमारा अननोन फंक्शन है, लेमडा जो है हमारा पैरामीटर है, कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स। नॉन जीरो होना चाहिए तभी इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं इंटीग्रल इक्वेशन अगर ये जीरो हुआ तो। यूटी हमारा अननोन फंक्शन है ही जो हमें फाइंड करना है। एंड के एक्स कॉमा टी जो है वो हमारा कर्नल कहलाता है। एंड यूटी देखिए अननोन है, इसीलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर नोन होता तो आप इंटीग्रल सॉल्व करते। तो वही सॉल्व करने के जो तरीके हैं कि किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है सॉल्यूशन, वो हम इंटीग्रल इक्वेशंस में पढ़ते हैं। एफ एक्स जो है ये हमें बताता है होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। एफ एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो तो हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हो जाता है होमोजीनियस। एंड अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो हमारे पास होगा नॉन होमोजीनियस। ऑलराइट, Vx जो है हमें बताता है किस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर Vx इक्वल्स टू जीरो हो तो हम कहेंगे इसको फर्स्ट काइंड, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। एंड अगर इक्वल्स टू वन हो तो वो हमारा कहलाएगा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। ऑलराइट, एंड हमारा अगर यहां पर Vx जो है वो ना ही इक्वल्स टू जीरो हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू वन, तब वो कहलाएगा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ऑलराइट, अब इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर या नॉन लीनियर कब कहेंगे? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लीनियर या नॉन लीनियर होते हैं, तो इसे कब कहेंगे? तो यहां पर जब आपका जो अननोन है इंटीग्रल के अंदर, इसके ऊपर अगर सिर्फ लीनियर ऑपरेशन हो तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, तो जब यहां पर सिर्फ लीनियर ऑपरेशन हो, कहने का मतलब यूटी का पावर स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये जो है लीनियर नहीं रहेगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ लीनियर होना चाहिए, सिर्फ यूटी वाली टर्म नहीं आ सकती, यूटी स्क्वायर यूटी क्यूब ऐसे नहीं आ सकता, तो वो लीनियर रहेगा ना। ये जो इंटीग्रल की लिमिट है ये हमने सिर्फ ए लिखी है इन जनरल शो करने के लिए। अगर हमारे पास लिमिट ए टू बी गिवन हो तो हम उसे कहते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। एंड अगर हमारे पास लिमिट जो है ए टू एक्स गिवन हो तब हम उसे कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहां से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ux इज इक्वल टू लिखता हूं इंटीग्रल 1 to 2 के एक्स कॉमा टी, मान लीजिए e टू द पावर x इंटू टी लिख लूं मैं, एंड ut dt है, तो ये मेरा कैसा हो गया, यहां पर लिमिट फाइनाइट गिवन है तो ये हो गया सबसे पहले फ्रेडहोल्म, फिर ut एक ही है पावर है तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एंड कौन सा काइंड का है, Vx यहाँ पर क्या है, वन है, तो सेकंड काइंड ऑफ सेकंड काइंड। एंड साथ में हम ये भी जोड़ सकते हैं कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस फ्रेडहोल्म लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए x होता, x प्लस इस तरीके से होता, तो नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाता, सेकंड काइंड हो जाता, सॉरी सेकंड काइंड है ये।
एंड अगर यहां पर मान लीजिए हमारे पास 1 to 2 होने की जगह 1 to x हो जाता, तब ये हमारा नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड हो जाता। ऑलराइट, नाउ यहां पर हमारे पास जो लिमिट है इसके बेसिस पे हम एक और टाइप का इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है कि यहां पर आपके पास अपर या फिर लोअर लिमिट दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये इनफाइनाइट है या फिर ये माइनस इनफाइनाइट है टू ए है, तब ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाएगा। हालांकि सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को एक और तरीके से कहा जाता है, ये तो कंडीशन है ही, एक और केस में सिंगुलर कहा जाता है, अगर आपके पास जो ये हमारा कर्नल है वो किसी पॉइंट पे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तब भी हमारा सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास ut है एंड कर्नल जो है वो x-2 है एंड 1 to 3 इंटीग्रल है। तो यहां पर देखिए जब 1 से लेकर 3 के अंदर रेंज में कहीं ना कहीं हमारे पास 2 है, तो जैसे ही 2 आएगा 2 - 2 जो होगा 0 हो जाएगा, एंड जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाएगा ऐसे केस में भी। तो कहने का मतलब या तो किसी ना किसी पॉइंट पर जो इंटीग्रल में है हमारे पास इंफिनिटी आ जाए तब सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगा, या फिर दोनों में से एक लिमिट जो है इनफाइनाइट हो जाए तो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए हमने कर्नल लिखा है, वो कर्नल भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहला देखा जाए तो एक है हमारे पास सेपरेबल कर्नल, जिसे कि डिजेनरेट भी कहा जाता है। तो सेपरेबल या डिजेनरेट कर्नल कैसा होता है, जिसे कि लिखा जा सकता है समेशन ऑफ aix, aix इंटू bit, यानी x एंड t के अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब अगर मेरे पास x इंटू टी ये कर्नल है तो ये सेपरेबल हुआ, क्योंकि x इसमें से सेपरेट किया जा सकता है, t सेपरेट किया जा सकता है। अगर मेरे पास फंक्शन कर्नल है xt प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये भी सेपरेबल कर्नल है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल टर्म है इसके अंदर x एंड t सेपरेट किए जा सकते हैं, aix bit, यानी कि कुछ फंक्शन ऑफ x है कुछ फंक्शन ऑफ t है, लेकिन उन्हें इस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इंटीग्रल जो है इनके ऊपर ब्रेक हो जाएगा इंडिविजुअली, एंड देन इंटीग्रल dt के रिस्पेक्ट में है तो x बाहर आ जाएगा, तो ये जो x है इंटीग्रल में सेपरेट हो जाएगा, इसलिए सेपरेबल कर्नल है, या फिर इसे डिजेनरेट कर्नल भी कहा जाता है। ऑलराइट, एंड अब देखिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं cos x इंटू टी, तो ये जो है मेरे पास ये सेपरेबल नहीं रहा। सेपरेबल क्यों नहीं रहा? बिकॉज इसमें से x एंड t को हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन cos x प्लस टी जो होगा वो हमारे पास डेफिनेटली सेपरेबल कर्नल है। व्हाई? बिकॉज आइडेंटिटी ओपन करेंगे cos x cos t माइनस साइन x साइन t, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? सेपरेबल कर्नल हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एक हमारे पास एग्जांपल होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्नल हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल का मतलब क्या है कि kx, t इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ k, t, x। ये तो इन जनरल बात कही। अगर k सिर्फ रियल है तो kx, t इज इक्वल्स टू k, t, x, रियल के केस में, बट इन जनरल कंजुगेट लिखेंगे, एंड हम जानते हैं कि रियल अगर फंक्शन है तो उसका कंजुगेट वो खुद ही होगा। एग्जांपल देखते हैं। अब अगर kx, t जो है वो मेरा x इंटू टी है तो ये सिमेट्रिक भी होगा, बिकॉज k, t, x जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास t इंटू एक्स, एंड t इंटू x इंटू टी के ही इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक कर्नल हो गया। अब अगर एक एग्जांपल देखें जो सिमेट्रिक कर्नल ना हो, तो हमने कहा kx, t इज इक्वल्स टू x माइनस टी। अब k, t, x क्या होगा? x की जगह t रखेंगे एंड t की जगह x, t माइनस x, जो कि क्या है? माइनस ऑफ x माइनस टी, यानी कि माइनस ऑफ kx, t, यानी k, t, x जो है वो kx, t के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं रहा।
हमारे पास एक होता है ट्रांसपोज्ड कर्नल। तो ट्रांसपोज्ड कर्नल किसे कहेंगे हम, कि यहां पर ये जो कर्नल है आपके पास, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज्ड कर्नल होगा के टी एक्स कॉमा टी से डिनोट किया जाएगा। एंड ये क्या होगा, सिंपली आपको टी एंड एक्स को एक्सचेंज करना है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज्ड कर्नल। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब कोई कर्नल है उसके ट्रांसपोज्ड कर्नल के इक्वल हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक कर्नल हो जाएगा। देन हमारे पास एक होता है इटरेटेड कर्नल। इटरेटेड कर्नल क्या होता है, इटरेट करना यानी रिपीट करना, इटरेशन करना यानी एक के बाद एक ही फॉर्मूले को बार बार अगेन अगेन रिपीटेडली अप्लाई करना। तो इटरेटेड कर्नल जो होता है वो कुछ इस तरीके से गिवन होता है, के एन एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल के एक्स कॉमा एस इंटू के एन माइनस वन एस कॉमा टी डी एस। अब ये जो इंटीग्रल की लिमिट जो है a टू b होगी या a टू x होगी, ये डिपेंड करता है फ्रेडहोल्म का निकाल रहे हैं या वोल्टेरा का निकाल रहे हैं। अगर फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का इटरेटेड कर्नल निकाला जा रहा है तो लिमिट होगी a टू b, लेकिन अगर वोल्टेरा का निकाला जा रहा है तो लिमिट होगी a टू x। ठीक है, एंड ये जो है इटरेटेड कर्नल का फॉर्मूला होता है, एंड यहाँ पर n जो है इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन चलता है। बिकॉज अगर यहाँ पर 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, 0 का कोई सेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इटरेटेड कर्नल हम 1 से डिफाइन करते हैं। एंड k1xt जो होता है वो सिंपली हमारा kx, t होता है, जो ओरिजिनल कर्नल होता है वही। ठीक है, एंड ये इस तरीके से लिमिट लगाकर इंटीग्रेट कर कर हम जो है इटरेटेड कर्नल देते हैं। जब हम इटरेटेड कर्नल पर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल। तो जो रिजॉल्वेंट कर्नल है वो हमारा किस तरीके से दिया जाता है, वो हमारा जो होता है इटरेटेड कर्नल से ही निकलकर बनता है, एंड डिनोट किया जाता है x, t, लैम्डा से, एंड इट इज इक्वल्स टू summation n equal to 1 to infinite lambda n minus 1 k n x t। एंड इटरेटेड कर्नल को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि मान लीजिए आपका ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, ux is equals to fx प्लस लैम्डा इंटीग्रल a kx t की जगह r x t लैम्डा ut की जगह ft dt। ut तो नॉन है, हमें पता नहीं, लेकिन fx तो हमें पता है। तो जब कभी ऐसा कोई एक r है, ऐसा कोई एक कर्नल है जिसको कि रखने पर आप ut की जगह ft रख के, फंक्शन f जो है वो गिवन है, उससे पुट करके इस तरीके से सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल पाए, तो ऐसे जो कर्नल को है हम रिजॉल्वेंट कर्नल कहते हैं। एंड रिजॉल्वेंट कर्नल हम इटरेटेड कर्नल से ही निकालते हैं, एंड उसे यहां पर पुट करके इस जो इक्वेशन की हेल्प से हम जो है हमारा सॉल्यूशन ux फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमें कर्नल पता है तो इटरेटेड कर्नल पता है, इटरेटेड पता है तो हमें rxt लैम्डा मिल जाएगा, एंड rxt लैम्डा जो है वो मिल गया, ft नोन है, तो इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास ux की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो होता है हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल होता है। नाउ जब भी आपके पास कोई इंटीग्रल इक्वेशन है, चाहे होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस में तो होगा ही, बट नॉन होमोजेनियस है, तो उसके लिए हम एक होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन लिख सकते हैं, लैम्डा के एक्स टी ut dt। तो यहां पर लैम्डा की वो वैल्यूज जो कि ux का जो है हमारे पास एक फाइनाइट सॉल्यूशन दे, नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन तो ट्रिवियल होगा, जीरो जब दोनों साइड पुट करेंगे तो जीरो तो हमें मिलेगा ही, बट नॉन जीरो सॉल्यूशन दे, फाइनाइट सॉल्यूशन दे, उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। एंड जो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू है उसके लिए जो हमें ux की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन मिलेगा, उसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आइगन वैल्यू क्या है, आइगन फंक्शन क्या है,
बट कुछ इस तरीके से आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन डिफाइन होते हैं। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। तो ये कुछ बेसिक्स थे इंटीग्रल इक्वेशन के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।